जुलाई 2021 में भाविश अग्रवाल जो ओला के सीईओ हैं, उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि इंडिया का ईवी रेवोल्यूशन आज से शुरू होता है क्योंकि ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अब बुकिंग्स के लिए रिजर्व्ड हैं और आप एक स्कूटर को रिजर्व कर सकते हो बस करीब 499 रुपीज़ के लिए। ओला ने अनाउंस किया कि 24 घंटे के अंदर उनको 1 लाख से ज़्यादा बुकिंग्स मिल गई और ये स्कूटर डिलीवर करने से भी पहले ओला ने 1000 करोड़ से ज़्यादा प्री बुकिंग चार्जेस कलेक्ट कर लिए थे सितंबर 2021 में। अब ये बहुत एक्साइटिंग साउंड करता है कि इंडिया के कस्टमर्स वेट कर रहे हैं इस ईवी रेवोल्यूशन के लिए, पर कई कस्टमर्स डिसअपॉइंटेड भी थे। ट्विटर पर कई यूजर्स ने पोस्ट किया है कि उनको ओला से कोई भी अपडेट नहीं मिली है कि उनका स्कूटर 31 दिसंबर 2021 तक डिलीवर हो पाएगा या नहीं, जो ओला की डिलीवरी प्रॉमिस डेट थी। ऐसे कई यूजर्स भी हैं जिनको डिलीवरी तो मिल गई पर प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसे कार्तिक वर्मा ने अपने ओला S1 प्रो स्कूटर की फोटोज ट्वीट करी जहाँ उन्होंने बताया कि स्कूटर में क्रैक्स भी हैं और बॉडी पर डेंट भी। रिपीटेड डिलेज की वजह से कई कस्टमर्स ने अपने ऑर्डर ही कैंसिल कर लिए पर उनको अभी तक अपना रिफंड नहीं मिला। रिसेंटली 15 दिसंबर को ओला ने चेन्नई और बेंगलुरु के 100 कस्टमर्स के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जब वो अपने S1 स्कूटर की डिलीवरी कर रहे थे, पर एंड में वो कस्टमर्स अपने स्कूटर्स घर नहीं लेके जा सकते थे। तो हुआ क्या, ओला इतना स्ट्रगल कर क्यों रहा है, इसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। Four scooters sold every second at the busiest times on the first day that Ola's new electric scooter was up for sale. But there is no clarity on the actual number of deliveries and will the company actually deliver on all promises made about the scooter's performance? पहले बात करते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक के बारे में इतनी हाइप हुई कैसे। ओला का मिशन इलेक्ट्रिक अनाउंस किया गया था 2018 में और इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था कि 2021 तक 10 लाख ईवीज रखना इंडियन रोड्स पर। कंपनी ने अनाउंस किया कि तमिलनाडु के कृष्णगिरी के पास वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर रहे हैं जिनको वो ओला फ्यूचर फैक्ट्री बुला रहे हैं, जहां ओला ने करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च करे। भाविश अग्रवाल ने ये भी अनाउंस किया कि इस फैक्ट्री में काम केवल महिलाएं ही करेंगी। अब मैन्युफैक्चरिंग तो अलग है, कई कस्टमर्स एक्साइटेड थे इन स्कूटर्स के बारे में उनके सॉफ्टवेयर फीचर्स की वजह से। मानो कि ये स्कूटर एक स्कूटर नहीं बल्कि एक मोबाइल फोन, एक एप्पल प्रोडक्ट की तरह है। जो बाइंग प्रोसेस था इन स्कूटर्स का वो भी कम्प्लीटली ऑनलाइन था। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अराउंड जो ऑप्टिमिज्म है उसी वजह से ओला एक्साइटेड है अपने स्कूटर्स के लिए। जैसे सितंबर 2021 में मुंबई की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टेंडर्स अनाउंस करे करीब 2000 फुल्ली इलेक्ट्रिक बसेस के लिए और नवंबर के महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जल्द सारी ही गवर्नमेंट व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। वेस्टर्न मार्केट्स में हमने ईवीज का अडॉप्शन देखा है जहां टेस्ला जैसी कंपनीज ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और ओला ऐसा ही करना चाहते हैं इंडिया में। और हम सब ऐसे ट्रेंड्स की एडवांटेज उठा सकते हैं अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। पर हम में से कई लोग डरते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट के फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट्स में सारी कंपनीज को नहीं समझते कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और कौन सी नहीं। पर व्हाट इफ कि आपको पूरी स्टॉक मार्केट समझने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि आपको स्टॉक मार्केट के कुछ कंपनीज को ही समझने की ज़रूरत है जिससे आप पहले ही फैमिलियर हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक इंजीनियर हैं जो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट की सारी कंपनीज के बारे में नहीं जानते पर अपनी इंडस्ट्री की कंपनीज के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और आपका ये मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाली है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है। तो आइडियली आप बस उन ऑटोमोबाइल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर रही है। पर एग्जैक्टली यही चीज करने के लिए स्मॉल केस आपकी मदद करता है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस वीडियो बनाने के लिए। स्मॉल केसेस बेसिकली स्टॉक्स या फिर ETFs के बास्केट्स हैं जो एक थीम, स्ट्रैटेजी या फिर ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट करते हैं। स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करना बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि उनको क्रिएट और मैनेज किया जाता है सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और आप चाहें तो आप खुद के पोर्टफोलियोज भी बना सकते हैं। तो बेसिकली स्मॉल केसेस आपकी हेल्प करते हैं एक आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर आपके पास भी एक फ्यूचर का आइडिया है तो ज़रूर स्मॉल केस को चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जिस एक्साइटमेंट की हमने बात करी ईवीज के बारे में, उसी वजह से ओला एक्साइटेड है अपने स्कूटर्स के लिए। तो फिर प्रॉब्लम हुई क्या? मेनली 3 प्रॉब्लम थी जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहली प्रॉब्लम है कि सीईओ भाविश अग्रवाल ने कई अनरियलिस्टिक डेडलाइन सेट करी है। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के लिए प्रदीप के सिन्हा ने अपने आर्टिकल में लिखा कि ओला के सीईओ कई अनरियलिस्टिक डेडलाइंस पब्लिश करते हैं सोशल मीडिया पर, इससे हाइप बढ़ जाती है और ये इंप्रेशन दिया जाता है कि चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। पर ऐसा कई बार होता नहीं है और ओला के एम्प्लॉयज को इसका अंजाम भुगतना पड़ता है।
जैसे ओला के एक एग्जीक्यूटिव ने एक्सप्लेन किया कि स्कूटर की बुकिंग्स 8 सितंबर से ही स्टार्ट होनी थी, पर जैसे डेडलाइन पास आती गई बहुत क्लियर हो गया कि ये डेडलाइन मीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि वेबसाइट ही रेडी नहीं थी। इसीलिए ओला इलेक्ट्रिक ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाया और वेबसाइट फिक्स करने के लिए कहा एक रात में ही। पर अगले दिन ही उस इंजीनियर को फायर कर दिया गया क्योंकि सीईओ भाविश अग्रवाल को एक पब्लिक अपॉलॉजी पब्लिश करनी पड़ी थी जब उन्होंने डेडलाइन मीट नहीं करी। और ये डेडलाइन चेंज होती गई, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर और फिर नवंबर से दिसंबर, क्योंकि ओला ने बताया कि ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रही है। पर चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम कोई नई प्रॉब्लम नहीं थी, शायद मुद्दा इससे ज्यादा बड़ा था। जैसे एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ने द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट को दिसंबर में बताया कि रियलिटी ये है कि स्कूटर्स रेडी ही नहीं है, वो शायद 60% रेडी है, जो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि कंपनी ने इन स्कूटर्स पर काम बस मार्च में ही स्टार्ट किया था। इसी वजह से उनको नहीं लगता कि ओला जल्दी डिलीवरीज कर पाएगी। प्रॉब्लम मेनली ये थी कि भाविश अग्रवाल डिलीवरीज दिसंबर तक करवाना चाहते थे। ओला एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि भाविश ऐसे आदमी है जो ये मानते हैं कि एक बच्चा 1 महीने में भी पैदा हो सकता है। इसी के साथ हम दूसरी प्रॉब्लम पर आते हैं कि स्कूटर्स अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। नवंबर में ओला इलेक्ट्रिक ने कई जर्नलिस्ट को इनवाइट किया था अपने स्कूटर्स को टेस्ट करने के लिए, और इस इवेंट में द कैन के जर्नलिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि स्कूटर के टच स्क्रीन पर जो नेविगेशन फीचर था वो इतना स्मूथ था ही नहीं। एक जर्नलिस्ट ने बताया कि स्कूटर रिवर्स में जा रहा था, इसके बावजूद कि वो रिवर्स मोड में सेट ही नहीं था। इनफैक्ट ओला के एग्जीक्यूटिव्स भी कन्विंस नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। ऐसे करंट एग्जीक्यूटिव ने द कैन को बताया कि हम अभी श्योर नहीं है कि स्कूटर 10x10 है या फिर 8x10। जैसे हम इस ग्राफिक्स से देख सकते हैं कि कई फीचर्स अभी इन स्कूटर्स में ऐड नहीं किए गए। उसी एग्जीक्यूटिव ने द कैन को ये भी बताया था कि वो शॉक थे ये सुनकर कि स्कूटर को लॉन्च किया जा रहा था क्योंकि कई सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स एक्चुअली डेवलप और टेस्ट ही नहीं किए गए थे। इनिशियल टेस्टिंग में ही उनको कई प्रॉब्लम्स दिखी थी। ओला इलेक्ट्रिक की तीसरी प्रॉब्लम है कि कंपनी के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी को छोड़ दिया है रिसेंटली। जैसे इस ग्राफिक के हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक के कम से कम 8 टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने करीबन 1-2 साल ही ओला में बिताए। अब कोई भी एक वर्ल्ड क्लास कंपनी कैसे बना सकता है अगर उनके एग्जीक्यूटिव्स बस 1-2 साल ही कंपनी में रहेंगे। जैसे ओला के सीटीओ रोल की बात करते हैं। ओला के सीटीओ होते थे अंकित भाटी, पर मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने कंपनी छोड़ दी जब उनको ओला इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट में ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं दी गई। अंकित भाटी के बाद विराज विगानी को सीटीओ बनाया गया, पर थोड़े टाइम बाद उन्होंने भी रोल छोड़ दिया। एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ने सिचुएशन के बारे में बताया कि ओला में करीब 18 महीने से कोई भी सीटीओ नहीं रहा है। आप किसी भी टेक कंपनी को बिना सीटीओ के कैसे चला सकते हैं? अब इतनी प्रॉब्लम सुनने के बाद आप में से कई लोग ये पूछ रहे होंगे कि ओला ने डिसीजन लिया ही क्यों ओला इलेक्ट्रिक बनाने के लिए। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने बताया कि इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कि ये भाविश अग्रवाल जो ओला के सीईओ है उनका नेचर है, वो एक प्रोजेक्ट पर टिकते नहीं, और दूसरा जो ओला का कैब बिजनेस है वो एक्चुअली इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, और जो भी दूसरी चीजें भाविश अग्रवाल ने ट्राई करी है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है। जैसे ग्राफिक बताता है कि ओला ने कई डिफरेंट चीजें ट्राई करी हैं, कैब्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, फूड हो, फाइनेंस हो, पर ओला कैब्स के अलावा कोई बिजनेस इतना स्केल अप नहीं हो पाया है। जैसे ओला के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ने एक इंटरव्यू में पूछा कि आपको पता है कि ओला की एक पिज्जा ब्रांड भी है। अब क्योंकि ओला के दूसरे बिजनेसेस काम नहीं कर रहे और ओला की जो वैल्यूएशन है वो भी 2 साल से अटकी पड़ी है, इसलिए ओला ने ये बेट लगा रखी है कि ईवीज हमारा फ्यूचर होगा और ओला का उसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जैसे ओला के एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि जो कैब्स का बिजनेस है वो थोड़ा लिमिटेड ही है। अगर आप ओला और उबर को कंबाइन कर लोगे तो मान लीजिए कि उनका मार्केट साइज दोनों का है 100, पर पूरी मार्केट अपॉर्चुनिटी बस 120 ही है, तो इसीलिए कैब के बिजनेस में ग्रोथ बहुत लिमिटेड है। पर ये ओला इलेक्ट्रिक का सपना प्रॉफिटेबल होगा फ्यूचर में या नहीं, ये कहना मुश्किल है। कई लोगों ने सीईओ भाविश अग्रवाल के वर्किंग स्टाइल के बारे में आलोचना करी है। जैसे एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि छोटे छोटे डिसीजन भी उनके अप्रूवल के बिना नहीं लिए जा सकते, जो एक बहुत बड़ी रूट कॉज हो सकती है उन प्रॉब्लम्स के पीछे जिनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब ऐसा नहीं कि ओला इलेक्ट्रिक में बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, कई कस्टमर्स को डिलीवरी मिली है अपने प्रोडक्ट की। टू बी ऑनेस्ट, देश के ईवी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ओला इलेक्ट्रिक परफॉर्म करती है, और सरकार भी अपनी रीसेंट पॉलिसीज में ईवीज के लिए पुश कर रही है। पर टाइम ये बताएगा कि ओला के स्मार्ट स्कूटर्स अपनी जर्नी में सक्सीड हो पाएंगे या नहीं।